बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूँ कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। और मेरा अंदाज़ा ये था कि 2 रुपये 3 रुपये रोज़ाना बढ़ाया करेंगे, तो ये जब हम 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे तो ये कीमत 20-25 रुपये बढ़ जाया करेगी। लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज़्यादा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गुज़िश्ता 4 दिनों में लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते डीज़ल की कीमत में 44 रुपये का इजाफा किया है सरकार ने, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब रोज़ाना बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। वो रोज़ाना कभी 10 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपये बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपये बढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके, यानी पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपये और बढ़ाई है। एक दिन पहले उन्होंने कम की थी 35 पैसे। जब कम करते हैं तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब ये एक तरीका रह गया आवाम की जेबें काटने का। क्योंकि मैं जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवी वसूल की जा रही है वो लगभग 80 रुपये से ज़ायद है। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में टैक्सेस लेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर, और वो लेवी की मद में आप लेंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और यही एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो टोल प्लाजा थे जितने भी, जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे बहुत कम, उनमें 200-200, 300-300% तक इजाफा हुआ है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों पे 400% तक का भी इजाफा हुआ है टोल टैक्स के अंदर। तो ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो माजी में नहीं होते थे। यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, तो पैसा कैसे निकालेंगे? और झूठ इनकी ज़ुबान के ऊपर है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है, जिसको जेनजी एहतजाज कहते हैं, यानी जो नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं और वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी। फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहाँ से निकाला गया, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो मनाजिर भी सबने देखे। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुँचे और जो नौजवानों के साथ अब मारा मारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीज़ों को जो सहाफ़ी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद को खुशखबरी बना बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ़ कर दी गई और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो ज़ख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है, वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ, उसमें क्या मुख्तलिफ है। किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर एहतजाज किया था, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। इसी तरह से नौजवानों ने जो एहतजाज किया, इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहाँ कितने लोग गोलियों से भून दिए गए, मेरा एक सवाल ये है। कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए, मेरा दूसरा सवाल ये है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए कोई बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी। बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया।
आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी ज़रूर चलाती है, ये तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को ख़तरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियाँ मार दो, बंदों को जबरी तौर पे लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, जो आवाज़ निकाले उसकी आवाज़ को दबा दो। इंडिया में इन नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। ये जो नौजवान हैं इनके घरों को भी पता है, इंडियन पुलिस को, उनकी हुकूमत को, वो इनके नामों को भी जानते हैं। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम जो हैं वो यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है ना। तो इंडिया में जमहूरियत पनप रही है इन एहतजाजों के नतीजे में, और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एहतजाज होते हैं, कश्मीरी बैठे हैं कहते हैं शरपसंद है, गद्दार है। बलोच निकलते हैं, उन्हें कहते हैं जी गद्दार है, शरपसंद है, दहशतगर्द है। पठान निकलते हैं, उनको भी यही कहते हैं। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी आजकल गद्दार करार दिए गए हैं। पीटीआई भी गद्दार है, टीएलपी के लोग दहशतगर्द थे, वो भी गद्दार हैं। बलोच गद्दार, सारे गद्दार हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए और इंडिया के मीडिया ने इसको किसी और तरह लिया। हाँ, जो गोदी मीडिया है उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई ग्राउंड में। ये पाकिस्तान में भी होगा। जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया, जो लोग खुद जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग तमाशा देखेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुज़दिल हैं, भाई लोगों ने निकल के 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले की धज्जियाँ उड़ाई तो क्या करें? लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, ख़वातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे तंग आकर। ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जगहों पे भी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेंजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहें, उन्हें ये जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। तो काकरोच जनता पार्टी उसने इंडिया में मुसीबत डाली हुई है। देखें पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं और कब मुसीबत डालते हैं, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ब्लडी सिविलियंस और कीड़े मकोड़े हैं। हमारी उनकी नज़र में कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सबको उनकी औकात दिखाएंगे और वो वक्त आएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान के मालिक और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप ही के फैसले चलेंगे, सिक्का राइजुल वक्त आपका होगा। ये खुशखबरी मैं आज बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप ये खुशखबरी मना रहे हों उस वक्त बहुत देर हो गई हो या बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान पे पाकिस्तानी राज करेंगे। कोई हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज नहीं करेगी, बाहर से फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। वक्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर पहुँचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहाँ पे हैं, मरियम नवाज़ वहाँ पे है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज़्यादा। आगे जो चंद 100 लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़ा ही गर्क हो गया। ये 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है जिसको लेकर गए हैं, एक सूबे की वज़ीर आला है जिसको लेकर गए हैं और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे तो उस दौर में मैंने कुछ जलसे कवर किए थे। तो एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की पीठ लगी हुई होती थी और पंडाल में जगह नहीं होती थी, बाहर भी लोग खड़े हुए होते थे। ये हालात होते थे उस वक्त, इतनी मकबूलियत थी। फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। स्टेटमेंट उनका ये है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से इस ख्वाहिश का इजहार करूँगा कि वो मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। एक तो इसमें आप समझे एक तरह का टॉन्ट है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाने का कहा, बनाया नहीं, आप लोग खुद ही वज़ीर आज़म बन गए। दूसरा, नवाज शरीफ ने ये बात का एतराफ़ कर लिया कि अब उनकी नहीं सुनी जाती।
उन्होंने एतराफ़ कर दिया कि क्योंकि शहबाज शरीफ के बराह रास्त ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक पेज पे हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लिहाजा फ़ैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या शहबाज शरीफ ने करने हैं, मेरा ज़ोर नहीं चलता। नवाज शरीफ ने दूसरी तरह अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अगर मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना भी चाहूँ या मेरी ये ख्वाहिश भी है तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा ज़ोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा अर्दली है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे बना सकते हैं वज़ीर आज़म, मैं ख़ुद नहीं बन सकता। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले का ये अंजाम मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आज वो एक छोटे से इलाके का, एक छोटे से खित्ते का, एक छोटे से मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है और वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश इतनी है। एक और चीज़ मैंने सोची कि ये ख़ानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार देखना ही नहीं चाहता किसी के पास। यानी एक भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेटी वज़ीर आला पंजाब है, बाकी सारा ख़ानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वज़ीर आज़म जो है वो भी अपना रिश्तेदार लगा